गाइस, आपका हमारे चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं जो एमपीएससी 4 में पूछा जाएगा। ईवी रामास्वामी नायकर, और ये नेट के सिलेबस का भी पार्ट है। नायकर के विचार हमें आज पढ़ने हैं। तो नायकर के हिंदू धर्म पे क्या विचार थे, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व की आलोचना करते हैं, कांग्रेस और गांधी की आलोचना करते हैं, फिर नायकर का थॉट, फिर द्रविड़ एकजुटता के उनके क्या प्रयास थे, तो हम आज इसको देखेंगे। तो अगर हम शुरुआत करते ईवी रामास्वामी नायकर की, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने भारतीय पहचान को अलग आधारों पे देखा। धर्म के आधार पे देखा, किसी ने जाति के आधार पे, किसी ने एथनिसिटी, जातीयता, लिंग, भाषा, अन्य आधारों पे राष्ट्र निर्माण की बातें करी, उन पे फोकस करा। तो नए थॉट्स दिए। तो उनमें से रामास्वामी नायकर, रमाबाई, जयपाल सिंह, काजी नजरुल इस्लाम, भाई काहन सिंह भामा, ये सब चिंतक थे जिनके अपने अपने विचार थे। तो इनमें अगर हम देखें, ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म 1879 में हुआ और 1973 में उनकी डेथ हो गई। इनका जन्म एक धनी दस्तकार परिवार में हुआ था जो कि ईरोड में था। 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। बाद में उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो वो साधु योगी हो गए। इन्होंने पूरे भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों की हिंदू तीर्थ केंद्रों की यात्राएं की और अनुभव लिए कि किस तरीके से पुरोहित जो होते हैं वो शोषण करते हैं। इसी वजह से जब वो घूमने जाते थे, धार्मिक स्थलों पे भेदभाव देखते थे, तो उनके विचारों में बदलाव आया। पहले वो हिंदू धर्म को पसंद कर रहे थे, पहले वो धर्म से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, एकजुटता महसूस करते थे। बाद में उन्होंने धर्म की बुराइयों के बारे में बातें की जब उनको शोषण देखने को मिला। हिंदू धर्म और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व की फिर वो आलोचना करते हैं। वो बताते हैं कि तमिलनाडु में सेम पोजीशन था जो नॉर्थ इंडिया के अंदर था। हिंदू धर्म ग्रंथ अनुष्ठान जो थे उनमें एक क्लास थी, मतलब एक कास्ट कह लो, उसको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था, जबकि वो पॉपुलेशन में सिर्फ 3% था। तमिल की जनसंख्या में सिर्फ 3% ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा था, बहुत ऊपर पोजीशन दिया गया था। इवन ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर भी पब्लिक प्लेसेस जो होते थे, पब्लिक पोस्ट, उन सब पे उनका कंट्रोल था। जबकि ब्राह्मणों को पहले के टाइम में ज़मीन पे एकाधिकार की पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका गवर्नमेंट सर्विसेज पे कंट्रोल था। वो इसीलिए क्योंकि पहले ये राजाओं के अंदर लिपिकीय व्यवसाय करते थे, लिखने पढ़ाई लिखाई का काम था, तो पहले वो इस काम में थे। इसकी वजह से जब ब्रिटिशर्स आए तो पढ़ाई में भी उनका ही प्रभाव हुआ। ऊपर से उनको संस्कृत लैंग्वेज आती थी, उसका प्रभाव था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उनका प्रभाव कुछ अलग ही था। उप संस्कृति उन्होंने डेवलप की थी तमिल के अंदर, अपनी अलग कल्चरल, अपनी अलग लैंग्वेज के कारण जो संस्कृति। और जब ब्रिटिशर्स आए तो ऑफ कोर्स सी बात थी, लिपिकीय व्यवसाय होने के कारण ही वो पहले से ही जुड़े हुए थे इस काम में, तो अंग्रेज़ों ने उन्हीं को पोस्ट वगैरह दी होंगी और वो ज़्यादा जल्दी पश्चिमी शिक्षा से फिर जुड़ भी पाए। तो ये जो ब्राह्मण वर्ग थे, इन्होंने एक उप संस्कृति डेवलप कर रखी थी। गर्व से खुद को ये आर्य कहा करते थे और अन्य श्रेणियों से खुद को अलग रखते थे। फिर नायकर बताते हैं कि जो हिंदू धर्म था वो ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का अस्त्र था। ब्राह्मण जो थे इसको एक हथियार के रूप में यूज़ करते थे। हिंदू अभिमान और सामाजिक अन्याय करना जारी रखते थे, अपने आप को सुपीरियर दिखा के। हिंदू धर्म को एक नशे की तरह बताते थे। जो रामास्वामी थे उन्होंने हिंदू धर्म को नशे, अफीम की तरह बताया, जिसमें ब्राह्मण जो थे इतना इसको यूज़ कर रहे थे कि वो संवेदनहीन हो गए थे। औरों की फीलिंग्स जस्टिस करना इनको समझ नहीं आता था और लोगों को निर्भर बना दिया था, बांध दिया था। नायकर ने आर्यों पर देश के इस आक्रमण की बात की थी कि ये बाहर से आए, इन्होंने आक्रमण करा और हिंदू व्यवस्था शुरू करी। नायकर ने कहा कि आर्यंस के आने से जो यहाँ के मेन लोग थे द्रविड़, उनके अधिकारों के लिए हमें जागरूकता लानी होगी। द्रविड़ों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है जब से आर्यंस आए। फिर इसमें वो क्वार्टेड भी करते हैं कि हिंदू जो हिंदू था वो द्रविड़ हो सकता है, मतलब जो द्रविड़ थे यहाँ के लोग वो हिंदू बन सकते हैं, लेकिन जो द्रविड़ है,
जो रियल में द्रविड़ होगा वो ना तो हिंदू होगा और ना ही वो हिंदू हो सकता है। फिर नायकर का मानना था हिंदू धर्म ने जातिवाद को कायम रखा है, इसलिए उसका विरोध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से वो पब्लिकली पुराण वगैरह को कहते थे कि ये तो परी कथाएं हैं, इनका कोई मोटिव नहीं है, मजाक उड़ाते थे, उनका काल्पनिक बताते थे और गलत बताते थे। इसके बाद है कांग्रेस और गांधी की आलोचना की। इसके बाद सावरकर मेंशन करते हैं कि जो 20वीं सेंचुरी थी उसमें कॉन्टैक्ट बढ़े, मतलब कम्युनिकेशन बढ़ा, सेल्फ गवर्नमेंट की बातें होने लगी और जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने मद्रास की पॉलिटिक्स पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने होम रूल लीग में हिस्सा लेना, नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेना, नेशनलिज्म की बातें करना, ये सब शुरू कर दिया था। तो नायकर कहते हैं कि उन्होंने भी कुछ टाइम के लिए कांग्रेस के फ्रीडम स्ट्रगल में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सत्याग्रह में, खादी को सपोर्ट करने में, साथ ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, हर जगह सपोर्ट करा। इसके बाद नायकर जो हैं जब इतना कांग्रेस में घुस गए थे और उनको लग रहा था कि कांग्रेस हाँ अच्छा होगा, बराबरी ला सकती है, हर तरीके से मदद करेगी, तो उन्होंने जातीय कोटे की बात की थी कि रिजर्वेशन होना चाहिए उन लोगों के लिए जो हमेशा से पिसते रहे हैं। तो उसमें उन्होंने तमिलनाडु कांग्रेस में प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं करा, कहा कि ये तो अभी बहुत जल्दी है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने 1919-1925 में फ़ेल हो गए पास कराने में। तो इसके बाद उनका कांग्रेस के ये जो प्रोग्राम थे उनसे मोह भंग हो गया और उन्होंने अपना अलग रास्ता अपनाने का सोचा, फिर वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। फिर कुछ और भी बातें थी जिनकी वजह से पेरियार कांग्रेस को या गांधी को पसंद नहीं करते थे। गांधी जी का जो वर्ण आश्रम का सिस्टम था उसकी वो बुराई करते थे कि गांधी जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही गांधीवादी राष्ट्रवाद की परियोजना जो थी जिसमें ब्राह्मण देखने को मिलते हैं, ब्राह्मणवाद देखने को मिलता है, उसको भी वो बुराई करते थे, उसको भी वो क्रिटिसाइज़ करते थे। जो नायकर थे उन्होंने गांधी जी से अपना असंतोष, कांग्रेस से असंतोष 1925 में कुडी आरस्तु अपनी पत्रिका में पब्लिश कराया, और इसके अलावा उन्होंने और उनके सपोर्टर्स ने मिलकर 1926 में आत्म सम्मान संघ की स्थापना की। वो ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी इसी को देखते, और उन्होंने मेंशन करा कि हमें अपनी द्रविड़ संस्कृति को डेवलप करना है। 1925 में आत्म सम्मान आंदोलन किया गया जो द्रविड़ उत्थान के लिए था, ताकि ब्राह्मणों के अत्याचार से पार पाया जा सके, ब्राह्मणों के अत्याचारों को रोका जा सके। इसलिए द्रविड़ उत्थान की वो बात करते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में। हिंदू जीवन के सभी क्षेत्रों पर कंट्रोल करने की बात करते हैं कि हिंदू धर्म किस तरीके से कंट्रोल करता है। इसी वजह से वो कहते थे कि ईश्वर को भी नष्ट कर दो, कांग्रेस को भी नष्ट कर दो, गांधी को भी नष्ट कर दो, ब्राह्मण को भी नष्ट कर दो, क्योंकि ये सभी धर्म में द्रविड़ों का शोषण किया गया है। इसके बाद नायकर का जो संघर्ष था वो हिंदू देवताओं के खिलाफ भी था, मतलब वो राम और गणेश की प्रतिमाओं को नष्ट करते हैं और संदेश देते हैं कि धर्म ने किस तरीके से भेदभाव पैदा करा है। तो वो राम और सीता को अच्छा कैरेक्टर नहीं मानते, जबकि जो रावण हैं, जो द्रविड़ के वीर माने गए हैं, उनको अच्छा कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। और अपनी जो रामायण है, द रामायण A2 रीडिंग की अपनी प्रस्तावना में वो मेंशन करते कि तमिलनाडु में कथा अधिक समय तक समाज के आत्मसम्मान के लिए और समुदाय के लिए हानिकारक है। अगर हम यही कहानी सुनाते रहेंगे तमिलनाडु में राम वाली, तो वो खतरनाक है। मूर्तियों को तोड़ने के पेरियार के जो तरीके थे, इससे लोगों ने उनसे काफ़ी मतलब गुस्सा जताया, नफ़रत कह लो, कुछ भी। लेकिन देखो, हर किसी का कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है, तो इस वजह से ये भी नहीं कि पेरियार से नफ़रत की लोगों ने। उनकी ये वाले थॉट को लोगों ने पसंद भले ही ना करा हो, लेकिन बाकी चीज़ों में, जाति व्यवस्था वगैरह पे जो उनका कटाक्ष था, उस पर वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो उग्र दृष्टिकोण अपनाया था ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ, क्योंकि वो मूर्तियों को मानते थे कि मूर्तियाँ भी ब्राह्मणवादी विचारधारा का ही एक दिखाने का तरीका है, इसलिए वो मूर्तियों को भंग करते हैं। इसके बाद है नायकर का विमर्श। नायकर को ब्राह्मण विरोधी, ईश्वर विरोधी कहना बिल्कुल गलत होगा। वो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे जो बहुत ही रूढ़िवादिता के खिलाफ थे और तर्कवाद को सपोर्ट करते थे। तो वो एक ऐसे समाज सुधारक थे। इसके बाद उनका जो समाज सुधारने का तरीका था
वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे आत्मसम्मान मूवमेंट किया गया, उसमें धर्म परंपरा पर आधारित जितने भी अंधविश्वास थे उनको दूर करने की बात की गई, और जो भी पर्सन उनसे जुड़ेगा, आंदोलन का हिस्सा बनेगा, आत्मसम्मान आंदोलन का, तो उसको कोई भी धार्मिक चेन नहीं लगाना होगा, पहनावा नहीं रखना होगा, ये सब अलाउड नहीं होगा, क्योंकि धर्म में बुराई कोई वो दिखा रहे हैं। फिर जो मेंबर्स थे उन्होंने उनको भी कहा कि जो भी समारोह होंगे उनमें ब्राह्मणों का बहिष्कार करना है, जो गैर ब्राह्मणवाद है उसको आगे बढ़ाना है, और साथ ही जातीय उत्पीड़न को ये वैध ठहराता है ब्राह्मणवाद, इसीलिए उसके रीति रिवाजों को नहीं अपनाना है। नाइकर ने जो है कई विचारों को प्रेरणा माना, जैसे रूसो, मार्क्स, इंगरसोल, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली, और जाति विभाजन, अंधविश्वास, बहुलवाद, पंथ निरपेक्षीकरण, आधुनिक विज्ञान, साइंस को, मतलब जाति विभाजन को मना करना, अंधविश्वास को मना करना, बहुवाद को मना करना, और पंथ निरपेक्षीकरण को अपनाना, और मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्वीकार करना उन्होंने करा। और साथ ही उन्होंने आत्मसम्मान के आंदोलन को अपनाया, जो वो मानते थे कि ब्रिटिश उदार मान्यताओं के हिसाब से है। तो फिर इन शॉर्ट उनके जो विचार थे उनमें यही था कि जो पॉलिटिकली है, शूद्रों का स्थान पॉलिटिकली इम्प्रूव करना, नॉलेज देना और उनको स्थापित करना। तो ये पूरा नाइकर का थॉट। इसके बाद है द्रविड़ एकजुटता। तो उन्होंने द्रविड़ों की एकजुटता के लिए क्या कहा? नाइकर ने जो द्रविड़ लोग थे, द्रविड़ों में बेसिकली जो ब्राह्मण्स नहीं थे वो, और जो तमिल भाषी हिंदू थे लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे और ना ही एससी थे, जो बीच की अपर कास्ट के लोग थे, उनको इकट्ठा करने के बारे में विचार था, ये द्रविड़ समुदाय के बारे में। और तमिलनाडु में नॉन ब्राह्मण्स द्वारा इसे आगे बढ़ाया जाना था, और वही उनकी नॉन ब्राह्मण्स की आवाज़ थी जो तमिल राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई थी। 1937 में जब सी राजगोपालाचारी ने, एज वो कांग्रेस के मंत्रालय के अंदर थे, तो उन्होंने हिंदी को स्कूलों में एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया था। तो इसको देखते हुए नाइकर ने उस टाइम तमिल संस्कृति और उसके साहित्यिक परंपराओं की समृद्धि को बनाए रखने के लिए मूवमेंट चलाया, और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए अपमान के समान है। हिंदू विरोधी अभियान फिर उन्होंने करा, काले झंडे दिखाना, और उनके ही वजह से हिंदी को फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे आने को मजबूर करा। नाइकर ने हिंदी को तमिल लोगों के अधीनता बनाने का प्रयास के रूप में देखा। इसलिए वो कहते थे कि द्रविड़ राज्य की स्थापना करेंगे और उससे ही हम अपने भाषा, कल्चर, हर चीज़ को बचा पाएंगे। इसके बाद 1938 में नाइकर जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। जब वो जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो पार्टी ने संकल्प लिया होता है कि तमिलनाडु को एक अलग राज्य बनाया जाएगा जो ब्रिटिश राज्य के प्रति निष्ठावान होगा। फिर 1939 में नाइकर ने एक द्रविड़ स्थान की मांग करी और इसके लिए द्रविड़ नायडू कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। तो फिर इसके बाद देखा जाए तो उन्होंने मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान की मांग थी, लाहौर प्रस्ताव था, उसको स्वीकार करा था नाइकर ने, और इसी तरीके से उन्होंने अपने द्रविड़ स्थान की मांग के समर्थन की भी कोशिश की थी। उनका विचार था कि ये जो जगह होगी, द्रविड़ प्लेस होगा, ये नॉन ब्राह्मण्स का होगा। जैसे कि नॉन ब्राह्मण्स में कौन कौन आते हैं? ओके, तो जैसे कि नॉन ब्राह्मण्स में कौन कौन आते हैं, 1 सेकेंड गाइस। तो नॉन ब्राह्मण्स में वो बात कर रहे थे कि जो तमिल का एरिया है, जो तेलुगु का एरिया है, जो कन्नड़ का एरिया है, और जो मलयालम वाला एरिया है, मतलब ये लैंग्वेजेस वाले एरियाज़ हैं। ये साउथ पूरा का पूरा वो एक ही जातीय समूह है, एक ही मूलवंश समूह है, संस्कृति के लोग हैं जो आर्यों से बिल्कुल अलग है। तो वो उन लोगों के लिए एक राज्य की मांग कर रहे थे, एक सेपरेट बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेट जिसमें केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक ये सब जुड़ जाएंगे। फिर 1944 में जस्टिस पार्टी। तो फिर इस तरीके से नाइकर के पूरा का पूरा थॉट था इस एरिया को लेकर। तो आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ये हमारा इग्नू का MPSC
4 में ईवी रामास्वामी नायकर का चैप्टर था। तो इसी तरह DU सोल या इग्नू का कंटेंट, या फिर आपको नेट की प्रिपरेशन करनी है, या फिर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सिविल सर्विस, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच।